हेलो एवरीवन, अगेन गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में? हमने 3 टॉपिक पिछले लेक्चर में कंप्लीट किए थे। स्पेशल केस नंबर 1 हमने देखा था जब कभी डेप्रीशिएबल एसेट को ट्रांसफर किया जाता है। उसके अलावा हमने देखा था कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। और एक टॉपिक जो हमने देखा था दैट वाज पॉइंट नंबर 3 और 4। 3 देख लिया था। पार्टनर अपनी एसेट फर्म को दे रहा है फॉर बिकमिंग दी पार्टनर। लेकिन आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका क्या मामला है पहले समझना। ये बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट। क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? सबकी आवाज आनी चाहिए। क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? किसको डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? पार्टनर को, है ना। कब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? एट द टाइम ऑफ फर्म, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब समझो मेरी बात को। सब लोग इधर देखो एक बार, सब लोग स्क्रीन की तरफ ध्यान देंगे। एक फर्म है जिसमें 2 पार्टनर है। एक पार्टनर का नाम है राम, तो दूसरे का नाम हमेशा क्या होगा? श्याम। कितने पार्टनर है? 2। मेरी तरफ देखो ना सब लोग, कितने पार्टनर है? 2। पहले का नाम क्या है? दूसरे का नाम क्या है? श्याम। अब मान लीजिए राम और श्याम की एक फर्म जिसके अंदर 5 लाख रुपए की एसेट पड़ी है। कितनी एसेट पड़ी है? 5 लाख की। अब फर्म हो गई डिसॉल्व। फर्म है या नहीं है? नहीं है। जब फर्म नहीं होगी तो फर्म जब नहीं होगी तो ये पैसा या तो किसको मिलेगा? राम को। या तो किसको मिलेगा? श्याम को। क्या मैं कह सकता हूं फर्म डिसॉल्व हो गई यानी कि फर्म बंद हो गई? जब फर्म बंद हो जाएगी तो पैसा राम और श्याम को डिस्ट्रीब्यूट होना ही है। और यही हमारा पॉइंट है कि जो कैपिटल असेट पड़ी है, यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कैपिटल। जो 5 लाख रुपए, ये 5 लाख की हमारे पास एसेट है। 5 लाख की हमारे पास क्या है? एसेट है। और राम और श्याम 50-50 के पार्टनर है। तो मुझे बताओ अब फर्म है या बंद हो गई? फर्म है या बंद हो गई? जब फर्म बंद हो गई तो फर्म का 5 लाख में से 2.5 लाख की एसेट किसके पास चली जाएगी? 2.5 लाख की एसेट किसके पास चली जाएगी? श्याम। तो इनका कहना है कि ऐसी कंडीशन में, स्पेशल केस नंबर 4 कहता है ऐसी कंडीशन में फर्म के हैंड्स में कैपिटल गेन होगा। आई रिपीट, किसके हैंड्स में कैपिटल गेन होगा? फर्म्स के। और हम क्या पढ़ रहे हैं? स्पेशल केस। और स्पेशल केस की खास बात क्या है? या तो सेल्स कंसिडरेशन अलग होता है और या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलग होता है। इसमें देखो सबसे पहली बात इन्होंने क्या बोला? फर्म्स के हाथों में कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। और दूसरी बात लिखी है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट एज ऑन डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज टू बी टेकन एज सेल कंसिडरेशन। इसको क्या मान लेंगे हम लोग? सेल कंसिडरेशन। मुद्दा समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे बताओ फर्म कब डिसॉल्व हो रही है? फर्म कब डिसॉल्व हो रही है? कोई भी एक दिन। जिस दिन फर्म डिसॉल्व हो रही है उस दिन फर्म के पास कितने की एसेट है? 5 लाख की एसेट है। 5 लाख की एसेट को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट। अब ना तो इसमें कोई फर्म की बुक्स की वैल्यू लेनी है, ना इसमें कोई फर्म्स की मार्केट वैल्यू लेनी है, ना इसमें कोई फर्म्स ने फर्म अगर बेच दी तो कितने रुपए मिलते, कुछ भी नहीं। आपको क्वेश्चन में ढूंढना है एक सिंपल सा वर्ड, फेयर मार्केट वैल्यू। क्या ढूंढना है? कौन से दिन की फेयर मार्केट वैल्यू? एज ऑन डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एज ऑन डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या होता है समझना। सपोज कीजिए कि फर्म पूरी तरह से बंद हो गई। सपोज कीजिए फर्म पूरी तरह से हो गई क्या? बंद। अब जब फर्म बंद हो गई तो फर्म की एसेट फर्म के पार्टनर्स में ही जाने वाली है। जब फर्म की एसेट फर्म के पार्टनर में ही जाएगी तो जितनी जितनी एसेट फर्म की है ना, वो एसेट अब पार्टनर की बन जाएगी। तो जिस दिन फर्म अपने पार्टनर्स को एसेट को हनुश्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस दिन की वैल्यू को क्या मानना है? सेल कंसिडरेशन। उस दिन की वैल्यू को क्या मानना है? सेल कंसिडरेशन। यस सर और नो सर? अब बाकी क्वेश्चन तो आपको पता ही है। जब सेल कंसिडरेशन पता चल गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेते हैं पता ही है, तो निकालिए। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले लिख लीजिए। केस को लिख लिया क्या? केस को लिख लिया? ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन।
राम एंड श्याम एसोसिएट is a firm which is going to be dissolved. Ram and Sham Associate, RS Associate is a firm which is going to be dissolved as on 1st November 2023 and having a set of book value of rupees 10 लाख। कितनी बुक वैल्यू की एसेट है? 10 लाख की बुक वैल्यू की एसेट है उनके पास पड़ी है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच असेट इज रुपीज 12 लाख। मतलब कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी होनी है? 12 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच असेट इज रुपीज 12 लाख। Asset was purchased as on 1st February 2014 for rupees 8,50,000 कौन था? 8,50,000। यस, तो asset was purchased as on 1st February 2014 for rupees 8,50,000। ठीक है, 8,50,000 है ना? 850 दिख रहा है ना? ठीक है, कैलकुलेट कैपिटल गेन, कैलकुलेट कैपिटल गेन, बस कैलकुलेट कैपिटल गेन। मुझे बताओ, आप निकाल सकते हो इसको? निकाल सकते हैं? मेरे साथ साथ सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन इन दी हैंड्स ऑफ फॉर्म। मतलब जो कैलकुलेट कर रहे हैं कैपिटल गेन किसके हैंड्स में कैलकुलेट कर रहे हैं? फॉर्म्स के हैंड्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। करें शुरू? यस, मुझे बताओ सेल कंसीडरेशन कितना? बाहर निकल जाओ सब। सेल कंसीडरेशन कितना? क्यों 12 लाख लूं? 10 लाख क्यों नहीं लूं? पर हमने तो पढ़ा था बुक वैल्यू लेते हैं, वो पिछले केस में पढ़ा था। इस केस में क्या पढ़ा था हमने? फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं। और फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 12 लाख। ये मैंने लिख लिया 12 लाख। लेस कर देंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर क्यों नहीं किया? है ही नहीं तो क्या करूं? तो मुझे बताओ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे, क्या लूं मैं? 8,50,000 डिवाइडेड बाय क्या करूं? 14, 15, 15, 14 एक ही होता है। हाँ, 240 किसका लिया है? यहीं पे गलत होता है। 1 फरवरी 2014 13-14 में आएगा कि 14-15 में आएगा? 1 फरवरी 2014 है। अरे भाई ये देखो डेट समझो, 1 फरवरी 2014। आप कह रहे हो सर 14-15 का लो। 14-15 शुरू होता है 1 अप्रैल 14 को, उससे पहले की डेट है वो। ये 13-14 है। समझ गए मेरी बात को? यार क्या करते हो तुम लोग? क्या आपको ये बात समझ में आई? तो मुझे बताओ 13-14 का लेना है कि 14-15 का लेना है? तो 13-14 का कितना है? 220। अभी इस साल का कितना है? 348। आज दिव्या के नशे में है क्या? कल रात को क्या, कल संडे था क्या? हाँ पार्टी करी होगी इसने क्या?
यस बताओ कितना आया? नहीं आया समझ में। 13,44,545 545। आई कांटेक्ट नहीं बन पाता इस लकड़ी की वजह से ना। को तुम्हें लगता है आई कांटेक्ट बनाना है क्या तुम्हें? नहीं बनाना, बनाना है ओके। तो कैपिटल गेन बता दो, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस? ओ सर ये क्या, सर ये तो लॉस हो गया। तो मुझे बताओ लॉस हो सकता है क्या? ओ सर लॉस हो गया, लॉस हो सकता है क्या? तो तुम कोई भगवान थोड़ी हो, तुम हमेशा फायदा ही मिलेगा। कितने का लॉस होगा? 1,44,545। ये क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अगर आप में से किसी को भी ये बात नहीं समझ में आई तो मुझे बताओ, और समझ में आ गई तो नोट कर लो। नोट करने के बाद, नोट जल्दी जल्दी नोट करो बेटा, पूरा भारत इंतजार कर रहा है। यस जल्दी जल्दी नोट करो, पूरा इंडिया इंतजार कर रहा है। अगला हम लोग कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ राइट एंटाइटलमेंट। नहीं, पहले हम लोग करते हैं इंश्योरेंस कंपेंसेशन। पहले हम लोग कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपेंसेशन। पॉइंट नंबर जो कि है हमारा पॉइंट नंबर 9। आ जाइए भैया 9 नंबर पॉइंट में। सब लोग इंश्योरेंस कंपेंसेशन को समझते हैं। क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अभी कुछ दिन पहले एक बार आग लग गई थी, पता है ना, नीचे। अरे क्या फालतू बातें कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कि आपकी एक शॉप है, आपकी नहीं किसी की भी बनाना, आपकी क्यों कराए, है ना। रमेश, जब कुछ ना मिले तो मेरे को दो लोग बहुत अच्छे लगते हैं, एक तो कौन? रमेश, दूसरा कौन? सुरेश। तो मान लीजिए कि रमेश की एक शॉप है ना। किसकी शॉप है? रमेश की शॉप में आग लग गई, और जब रमेश की शॉप में आग लगी तो वहां पर बहुत सारा फर्नीचर भी था, मशीनरी भी थी, फर्नीचर भी था, ठीक है यार। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यार ये। यस क्या बताया मैंने, किसकी दुकान में आग लगी? रमेश की दुकान में आग लगी। रमेश की दुकान में आग लगी तो फर्नीचर जल गया, मशीनरी जल गई, बिल्डिंग जल गई। क्या मशीनरी बिल्डिंग या फर्नीचर, क्या ये सब असेट है? हाँ या ना? और असेट को जलने से जो लॉस हुआ है, असेट को जो जलने से लॉस हुआ है वो लॉस तो हो गया। अब क्या हुआ? इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि बिल्कुल चिंता मत करो रमेश, हम तुम्हारा इसका पूरा पैसा देते हैं। फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी जो भी थी उसकी कीमत थी 10 लाख रुपए। इंश्योरेंस कंपनी ने 10 के 10 लाख रुपए दे दिए। नाउ माय क्वेश्चन इज, जब इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपेंसेशन दे रही है तो आप इसको ऐसा समझो ना, आपका फर्नीचर था, आपका मशीन थी, आपकी एसेट थी, जल गई, निकल गई बाहर, और उसके बदले में क्या आ गए? पैसे आ गए। मतलब आपकी मशीनरी जल गई, आपकी एसेट जल गई, लेकिन इस एसेट जलने के बदले में आपको क्या मिल गया? पैसा। क्या मिल गया आपको? पैसा। जितना पैसा आपको मिला है ये आपके लिए सेल्स कंसिडरेशन है। आई रिपीट, क्यों सर? क्योंकि आप देखो मेरी बात सुनो, आपका तो लॉस है ना, हेलो, आपका तो लॉस है। लॉस किसका है? असेट का लॉस है। और असेट का लॉस जो हुआ है, उस असेट के लॉस के बदले में आपको पैसा मिल गया भैया। तो जो पैसा आपको असेट के बदले में मिला है वो पैसा आपका प्रॉफिट है, सेल कंसिडरेशन है। क्योंकि आपकी बिल्डिंग गई, आपकी फर्नीचर गया, आपका जो भी था वो सब सामान गया, और बदले में क्या आ गया? पैसा। अब दो बातें होगी, या तो असेट का पैसा मिलेगा, या फिर देखो पहली बात, या तो किसका पैसा मिलेगा? असेट का, या तो मिलेगा स्टॉक का। अगर पैसा किसका मिल रहा है? असेट का, तो ये असेट का पैसा आपके लिए सेल कंसिडरेशन है, और जो इंश्योरेंस कंपेंसेशन के पैसे को सेल कंसिडरेशन कहा जाएगा, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपने खरीदा है वो हो जाएगा, और डिफरेंस अमाउंट आपके लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन। बोलो ना, डिफरेंस अमाउंट क्या हो जाएगा आपके लिए? कैपिटल गेन। तो एक बार जल्दी से स्क्रीन के ऊपर देखेंगे आप लोग, इंश्योरेंस कंपेंसेशन, आई रिपीट, इंश्योरेंस कंपेंसेशन। पहली बात, टैक्सेबल इन द ईयर इन विच कंपेंसेशन इज received. Insurance compensation will be treated as sales consideration.
जितना पैसा इंश्योरेंस कंपेंसेशन के नाम पे आपको मिला है वो पूरा का पूरा पैसा आपके लिए क्या मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा, सेल्स कंसिडरेशन। यहां तक कोई दिक्कत या नो दिक्कत? नो दिक्कत। पहली बात, इंश्योरेंस कंपेंसेशन के पैसे को सेल कंसिडरेशन माना है। आई रिपीट, इंश्योरेंस कंपेंसेशन के पैसे को सेल कंसिडरेशन। एक बार सब लोग पेन डाउन करके अब मेरी तरफ देख लीजिए। पहली बात, पैसा कौन सा है, हम क्या मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें पैसा मिला है और हमारी गई है क्या। एक बात बताओ, हमने एक्चुअली बेची है या गई, और असेट गई पैसा आया, तो कैपिटल गेन कहता है, कैपिटल गेन का स्पेशल केस कहता है कि जब कभी असेट के जाने पर पैसा आए और वो पैसा चाहे किसी भी मोड में आए तो उसको सेल कंसिडरेशन मान लो। ऐसा इंश्योरेंस कंपेंसेशन का ये मुद्दा आपको समझा रहा है। तो समझना पहली बात कि कब कब आपको कंपेंसेशन मिलेगा तो सेल कंसिडरेशन मानना है। तो इसने कहा या तो फ्लड आ जाए, बाढ़, बारिश का मौसम चल रहा है अंजलि, है ना, क्या आ जाए, बाढ़, या फिर क्या आ जाए, टाइफून, क्या आ जाए, टाइफून, टाइफून का मतलब तूफान, या फिर आ जाए रिकेन, रिकेन मतलब, यूरिकेन क्या होता है, भूताड़िया, साइक्लोन, वो मिट्टी घूमती घूमती आती ना, है ना, वो और यूरिकेन एक जैसे होते हैं। अर्थक्वेक, भूकंप आ जाए, या इस तरह के किसी भी अदर कंक्लूजन ऑफ नेचर की वजह से आपको पैसा मिलता है, सच अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज इंश्योरेंस कंपेंसेशन। पर इंश्योरेंस कंपेंसेशन तभी माना जाएगा जब इस तरह का कोई, या फिर ऐसा हो जाए कोई हड़ताल हो गई, है ना, अभी इतनी देर से नयनिका और अंजलि मिलके बोल रहे हैं कि सर छोड़ दो ना, बाहर बारिश आ रही है। तो मैंने पूछा तुम्हें कहाँ जाना है, तो बोले घर जाना है। तो घर ही जाना है तो फिर छोड़ने का क्या मतलब, कहीं तुम्हारा कोई प्लान होता, कोई फिक्स होता, कोई बारिश का सदुपयोग करने के लिए तुम कहीं जा रहे होते तो छुट्टी भी करते। लेकिन दोनों ही माने नहीं, है ना, और दोनों ने कहा कि सर या तो छुट्टी करो नहीं तो हम करेंगे हड़ताल। और इन्होंने पत्थर वत्थर मार के ऐसे पत्थर वत्थर मारने शुरू कर देना, रायोट, दंगे, दंगे क्या कर दिए, दंगे या सिविल डिस्टर्बेंस। अगर किसी भी तरह के दंगे होते, अभी दृष्टि आईएएस चल रहा है ना, अभी पता है क्या आपको, है ना, दंगे फसाद अभी चल रहा है ना, सारे स्टूडेंट्स अभी हड़ताल कर रहे हैं। वैसे अभी तुम भी सर बरसात के इतने बढ़िया मौसम में सावन की फुहारों के बीच आप पढ़ा कैसे सकते हो सर, जबकि आपको भी घर से फोन आ चुका है ना। तो अगर कोई रायट हो, कोई सिविल डिस्टर्बेंस हो, उससे अगर आपको पैसा मिल रहा है और उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ और नुकसान के बदले में आपको पैसा मिल रहा है, तो सच पर्टिकुलर थिंग विल बी आल्सो ट्रीटेड एज सेल कंसिडरेशन। उस इंश्योरेंस को भी क्या बोलेंगे। उसके बाद एक्सीडेंटल फायर, आग लग गई, आग लगने की वजह से नुकसान हो जाए, या फिर एक्शन बाय एन एनिमी और एक्शन टेकन इन कॉम्बेटिंग एन एनिमी। ये पता नहीं हिमांशी पता नहीं तक घुर घुर के देख रही है, और पढ़ाई तो रहे, ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो, है ना। और इससे मेरी हो गई दुश्मनी, क्या हो गई, दुश्मनी। और इसने हॉकी वाली स्टिक लाई और यहाँ पे जितने भी कांच के शोकेस पर फटीट फटीट फोड़ने शुरू कर दिए। इसने क्या किया, इसने हमारा नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से, क्या बोला इसने, नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से अगर कोई गड़बड़ करी है, तो ऐसे में जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान से मिलने वाला इंश्योरेंस कंपेंसेशन, जो भी इंश्योरेंस कंपेंसेशन आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्स कंसिडरेशन। ठीक है। इफ फॉर एनी अदर रीजन, मतलब ये जो ऊपर वाले रीजंस दे रखे हैं मैं इसको हरे भरे कर देता हूं, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी रीजन है, जो मैंने हरे भरे अभी किए, ये इनमें से अगर कोई भी रीजन है और उस रीजन की वजह से अगर नुकसान हुआ है और नुकसान की वजह से इंश्योरेंस कंपेंसेशन मिला है, सच कंपेंसेशन विल बी ट्रीटेड एज सेल्स कंसिडरेशन। यस और नो। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं वंशिका, आप मुझे बताओ कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसे लेंगे फिर, जितने में परचेज किया है वो तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, करे लिखिए फटाफट से, इसको नोट कर लिया है, करना बाकी है, कर लिया तो लिखे क्वेश्चन एक जल्दी से लिखें क्वेश्चन। ड्यू टू एक्सीडेंटल फायर, ड्यू टू accidental fire, asset of book value of rupees 30 lakh
destroyed, destroyed, rupees 30 lakh destroyed. It was purchased as on 1st January 2018 for rupees 25 lakh. Assessee claimed insurance compensation. Assessee claimed insurance compensation and received. Assessee claimed insurance compensation and received rupees 28 lakh, नहीं 40, नहीं बुक वैल्यू 30 लाख है, नहीं परचेज तो 25 लाख में करी थी, फिर वैल्यू बढ़ गई, पर ठीक है ना, अपने को हम क्यों फायदे का क्यों सोचे। हाँ, रुपीज 29 लाख असेसी क्लेम इंश्योरेंस कंपेंसेशन, ठीक है, असेसी क्लेम इंश्योरेंस कंपेंसेशन एंड इंश्योरेंस कंपनी provided claim of rupees 29 lakh as on 1st January 2024. Calculate capital gain, वो लिखा हुआ है ना ऊपर, इफ एनी, दिख नहीं रहा है क्या? अच्छा देखा नहीं, माना बारिश है लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा, ठीक है ना। ये ज्यादा पढ़ा दिया है क्या आज मैंने? पढ़ाया तो कम ही है ना, है? हो गया क्या? आप लोग कर रहे हैं क्या? तो मैं किस लिए बैठा हूं फिर? मुझसे करवा लो प्लीज। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। सबसे पहले क्या लिखूं? सेल कंसिडरेशन। मुझे अगर कोई बताएगा कि सेल कंसिडरेशन कितना, तो उसे 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बताओ, तो आज तुम्हें दिए जाते हैं पूरे के पूरे 5,000 दिनार, ठीक है, 29 लाख। लेस कर देंगे हम लोग। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है क्या कोई? वंशिका, इतनी क्या मोहब्बत है तुम्हारी भी अनुश्री से? हाँ, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कितनी है बताओ? नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सीधा नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन, मुझे बताओ नेट सेल कंसिडरेशन कितना आ रहा है? 29 लाख। लेस कर देंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब मुझे बताओ, परचेज है एक 2018 की, तो 2018 की वैल्यू क्या है? हिमांशी बोलो ना। 25 लाख। अब 18-19 का लूं कि 17-18 का लूं? कितना आया 17-18 का? 272 मल्टीप्लाई बाय क्या करूं? 348। कितना आ गया? 31 लाख 529। पता नहीं कैसे कैसे फिगर्स लाते हो तुम भी यार। हाँ, फिर से बोलो। 31 लाख 98,500 28 या 29, कोई भी एक ही बात है।
ठीक है, तो मुझे बताओ लॉस या प्रॉफिट? कभी प्रॉफिट भी करवा दिया करो। क्या आ गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। कितना आया बताओ? 2,98,529। मुझे लगता है कि दोनों केस आपको आराम से समझ आ गए होंगे। बोलो हाँ या ना। ओके, अगला केस देखते हैं। अगला केस देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गए। सेकंड नहीं हुआ क्या? कन्वर्जन ऑफ असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। इसमें आ जाओ, है ना, ये मस्त पॉइंट लगता है मेरे को ना। पॉइंट का नाम क्या है? कन्वर्जन। पॉइंट का नाम क्या है? कन्वर्जन ऑफ। किसका कन्वर्जन हो रहा है? कैपिटल असेट का। आई रिपीट, किसका कन्वर्जन हो रहा है? कैपिटल असेट का। किसमें कन्वर्जन हो रहा है? इनटू स्टॉक इन ट्रेड। इसको पहले मुझे समझाना पड़ेगा एक कहानियों से। सब लोग मेरी तरफ देखो, सब लोग मुझे देखो। ये बीच में पट्टी बीच में आ रही है ना। अच्छा तुम लोग अच्छा आगे पीछे होके ना मेरे को देखो ना एक बार। हाँ हो गया ना, ये सही ना? पीछे सर को थोड़े से। हाँ एक बार उधर बैठे तो। अच्छा अब तो उधर देख सकता हूँ ना मैं, ठीक है। हाँ समझना बात को, उधर भी बैठ सकते हो ना, उधर बैठेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना? ठीक है, तो मुद्दे को समझना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। सब लोग एक बार पूरी तरफ से, सब लोग मेरी तरफ ध्यान देना, एकदम तसल्ली से समझना। अगले 5-7 मिनट में टॉपिक पूरा रिवाइव हो जाएगा। क्या है, अभी तुम जिस क्लास में बैठे हो, इस क्लास में बहुत सारा फर्नीचर रखा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सारा का सारा फर्नीचर ये हमारी असेट है या स्टॉक है? सोच के देखो एक बार, असेट है या स्टॉक है? अगर मैं आपसे पूछूं, इमेजिनेशन में जाओ, ये फर्नीचर की दुकान है, ये फर्नीचर की दुकान है। अब ये जो रखा हुआ ये एसेट है कि स्टॉक इन ट्रेड है? स्टॉक है। तो होता क्या है, तो होता क्या है कि मान लीजिए कि हम अपना इंस्टीट्यूट क्लोज डाउन कर रहे हैं अब, और हमारे पास में एक फर्नीचर की दुकान भी है। ये सारा का सारा एसेट उठा के हमने उधर रख लिया। पहले ये क्या थी हमारी, अब ये हमारी क्या बन गई? स्टॉक। तो इसको कहा जाता है एसेट को कन्वर्ट करना किसमें? स्टॉक इन ट्रेड में। एक और एग्जांपल लेता हूं। एक फर्नीचर की शॉप है हमारी, जिसमें बाहर सोफे, पलंग, बेड और डाइनिंग टेबल वगैरह ये सब पड़े। आप आए, जिस चेयर पे मैं बैठा हूं और जिस मेरे चेयर के सामने जो शोकेस टाइप जो रखा हुआ है, वो मेरा एसेट है कि स्टॉक है? वो मेरी एसेट है। बट जो फर्नीचर बेचने के लिए रखा है वो मेरी स्टॉक है। अब इस एसेट को उठा के मैं रख दूं मेरे स्टॉक में, तो ये भी क्या बन गया? एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक। तो इनका कहना है कि जब कभी कोई एसेट को स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट किया जाता है तो बिकता नहीं है, कन्वर्ट हुआ है। मतलब पहले मेरी एसेट थी, अब किसमें कन्वर्ट हो गया? स्टॉक में। मैंने बेचा क्या या कन्वर्ट किया? मैंने बेचा नहीं है, मैंने क्या किया है? कन्वर्ट किया है। और जब कभी हम बेचते नहीं हैं और बेचने की बजाय हम सिर्फ क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब हम बेचते नहीं है, बेचने की बजाय सिर्फ क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जिस वक्त वो स्टॉक बिकेगा, जिस वक्त वो स्टॉक बिकेगा उस वक्त हम लोगों को कैपिटल गेन बुक करना है। लेकिन जिस दिन कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं उस दिन जो हमारे कैपिटल एसेट की मार्केट वैल्यू है, आई रिपीट, जिस दिन हम कैपिटल एसेट को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? स्टॉक में। अभी लिखो मत, अभी सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दो, मैं लिखने का समय दूंगा आपको। जिस वक्त हम कैपिटल स्टॉक को किसमें, कैपिटल एसेट को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? आई रिपीट, जिस वक्त हम कैपिटल एसेट को किसमें कन्वर्ट करें, उस दिन की जो वैल्यू होगी ना वो मेरे लिए सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास में, यहां पे देखिए, जैसे मेरे पास में कुछ फर्नीचर पड़ा था, ये फर्नीचर मेरा था असेट। इस असेट को मैंने 1 जुलाई 2022 को स्टॉक में रख दिया। लेकिन ये स्टॉक सेल हुआ 1 जुलाई 2023 में। मेरे को एक बात बताओ, ये स्टॉक बिका कब है? 23 में। लेकिन मैंने कन्वर्ट कब किया है? 22 में।
तो इस दिन वाली जो मेरी फेयर मार्केट वैल्यू होगी फर्नीचर की, वो मेरे लिए मान ली जाएगी सेल कंसिडरेशन। लेकिन ध्यान रखना, ये जो सेल कंसिडरेशन बुक कर रहे हैं वो इस दिन बुक करेंगे क्योंकि बिका इस दिन है। मुझे बताओ, जब बिकेगा तो स्टॉक बिकेगा या एसेट बिकेगी? बिक तो स्टॉक रहा है, लेकिन बिका तो आज है ना, पैसे तो आज आए हैं ना। जब आज पैसे आए हैं तो मैं बुक तो आज ही करूंगा, लेकिन सेल कंसिडरेशन कौन सी वाली वैल्यू लूंगा? जिस दिन मैं फर्नीचर को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहा हूं। यस सर और नो सर? यस सर। तो आ जाइए, लिखना शुरू कीजिए। इसमें लिखना, हेडिंग लगाएं, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। और लिखिए नहीं, क्वेश्चन नहीं, पॉइंट लिखिए। फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन will be taken as sale consideration. Fair market value as on date of conversion will be taken as sales consideration. सेकेंड पॉइंट लिखिए, ये तो फर्स्ट पॉइंट एज इट इज लिख लो यहां से। इसके बाद लिखिए सेकेंड पॉइंट, the tax will be chargeable, the tax will be chargeable, the tax will be chargeable in the year in which, the tax will be chargeable in the year in which sales of stock is made, sales of stock is to be made. सेल्स ऑफ स्टॉक इज टू बी मेड। ठीक है, समझ में आ गया क्या? इसका हम क्वेश्चन करेंगे बाद में। अभी आप लोग होमवर्क ले लीजिए, अगर मैं दे पाता हूं तो। नहीं मतलब होगा तो देना ही पड़ेगा, नहीं होगा तो नहीं देंगे। पेज नंबर बोलो ना। 48। पेज नंबर बोला आपने 48 है ना। एक काम करते ना, ये क्वेश्चन कर ही लेते ना सीधा ही, क्योंकि उसने भी मना किया है कि 48 का क्वेश्चन नंबर 1, 48 का क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर नगेंद्र कुमार कन्वर्ट इज कैपिटल असेट अक्वायर्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1,25,000। ये आपको जो कैपिटल गेन के नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूं। राइट, Mr. Nagendra Kumar convert his capital asset acquired for an amount of rupees 1,25,000 in 2005-06 into stock in trade in financial year 16-17 on FMV of the capital asset 7.5 लाख। अब मेरी बात सुनो, सब लोग सुनो, हिमांशी सुनो, निश्चय सुनो। 7.5 लाख रुपए वैल्यू थी 2016-17 में, और उसी दिन ही कन्वर्ट किया है किसमें? कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में। अब मेरी बात सुनो, ये एसेट बिकता कब है ये मुझे नहीं पता। जब तक बिकेगा नहीं ना, जिस दिन तक बिकेगा नहीं ना, उस दिन तक हम कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं करेंगे। मुझे बताओ बिक कब रहा है? 2023-24 में बिक रहा है। कब बिक रहा है? 2023-24 में। कितने में बिक रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें किस अमाउंट से लेना देना है? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। ये देखो ना, ये स्क्रीन पर देखो एक बार, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। अब क्वेश्चन में पढ़ के बताओ कन्वर्ट कब हुआ है? 16-17 में। तो 16-17 के लिए इसकी, अच्छा खरीदा कब था? 5-6 में। तो 5-6 की वैल्यू कितनी थी? 1,25। तो 1,25,000 डिवाइडेड बाय 117 मल्टीप्लाइड बाय 264 किया है। पहली बार ऐसा केस देख रहे हो जब मल्टीप्लाइड बाय 348 नहीं करके क्या किया है? 264। क्योंकि बेचा 16-17 में है ना, तो सेल ईयर इंडेक्स लेते हैं, करंट ईयर इंडेक्स नहीं लेते। कौन सा इंडेक्स लेते हैं? और सेल कब हुआ है? 2016-17 में। तो इसको मैं फटाफट से अगर आप लोगों के लिए कर ही दूं तो आप लोग मेरा साथ देना,
है ना। आप लोग नोट बाद में करना, अभी साथ देना, ठीक है। सबसे पहले बताओ, या साथ साथ में नोट भी कर रहे हो तो साथ जरूर दो। सेल कंसिडरेशन कितना है? 7,50,000। सेल कंसिडरेशन कितना है? 7,50,000। अब कर रहे हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मुझे बताओ खरीदा कब था? 2005-06 में। कितने में खरीदा था? 1,25,000 में। 2005-06 का इंडेक्स पीछे पीछे लास्ट पेज पे बताओ कितने का है? 2 लाख। इंडेक्स बताओ। 2,05,000 है, 117 मल्टीप्लाई बाय कर देंगे क्या? 16-17 का इंडेक्स बताओ। पक्का? 264। अमाउंट कितना आया? 2,82,051। डिफरेंस अमाउंट कितना आया? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कितना आ गया? 4,67,949। ये आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या आ जाएगा ये? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यस और नो? ठीक है। अब एक बार सब लोग पेन डाउन करके, अच्छा नोट कर रहे हो क्या? ठीक है, नोट कर लो पहले, फिर मेरी तरफ ध्यान देना। जल्दी से नोट कर लो, छोटा सा ही क्वेश्चन है, नोट कर लो। करें शुरू? ठीक है, पेन डाउन करो, बोर्ड पे ध्यान दो एक बार, क्वेश्चन पे ध्यान दो एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब ये वाली एसेट 10 लाख में बेची है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एसेट की वैल्यू थी कितनी? 7,50,000। हेलो, 7,50,000 कब थी? जब एसेट आई थी। अब इस 7.5 लाख वाली एसेट को बेचा कब है? 23 में। कितने में बेचा है? तो कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले स्टॉक के? मेरी बात सुनो, स्टॉक के 2.5 लाख एक्स्ट्रा मिले। मेरी बात सुनो सब लोग, मेरी तरफ देखो। पहले थी क्या? कैपिटल एसेट। 16-17 में क्या बन गई? स्टॉक। तो जब स्टॉक जब बन चुका है, 7.5 लाख का स्टॉक अब 10 लाख में बिका है, तो अप टू 7.5 तो हमने ये क्वेश्चन में ले लिया ना। ऊपर वाले का क्या? तो इनका कहना है कि स्टॉक सोल्ड, कितने रुपए में स्टॉक बिका है? 10 लाख में। लेस कर देंगे स्टॉक वैल्यू, कितने रुपए थी? 7.5 लाख। ये जो 2.5 लाख रुपए का डिफरेंस अमाउंट आया है ना, इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में बिजनेस प्रॉफिट कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? बिजनेस प्रॉफिट। यस सर कि नो सर? विद दिस आई कंक्लूड टुडेज लेक्चर। हम लोगों ने आज के लेक्चर में कितने सारे पॉइंट पढ़े हैं, ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कल मैं रिमेनिंग पॉइंट्स को कंप्लीट करवाकर, जो इसके रिमेनिंग पॉइंट्स है वो कंप्लीट करवाकर एग्जेम्पशंस में चला जाऊंगा। ठीक है, तो गेट रेडी फॉर दिस। हम लोग एग्जेम्पशन करेंगे इसके अगले लेक्चर में और हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो थोड़ा सा साथ साथ पढ़ते रहें, साथ साथ पढ़ते रहोगे तो ठीक रहेगा। डिले करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, निश्चय मैं बहुत खुली बात बता रहा हूँ, टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना तो पीछे वाला वैनिश होता रहता है अगर हमने रिवाइज नहीं किया है तो साथ साथ पढ़ोगे तब तो ठीक, नहीं तो खतरनाक ही वैनिश हो जाएगा। अच्छा, जिस दिन मैं पढ़ा रहा हूँ उस दिन तुम्हें समझ आ रहा है, लेकिन तुम बाद में पढ़ ही नहीं रहे हो तो तकलीफ आ रही है। ये बात थोड़ी सी आप ध्यान रखना। क्लियर है? थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।